लोग देखें कि बिहार में जिस तरह से राजनीतिक परिवर्तन हो रहे हैं, राजनीतिक घटनाक्रम वहां बदलते दिखाई पड़ रहे हैं। कभी कोई खामोश है तो कभी उसी पार्टी के नेता जो है वो मुखर होकर बोल रहे हैं। ये सारी चीजें बता रही हैं कि बहुत कुछ होने वाला है और हम लोग इसकी चर्चा कर भी रहे हैं लगातार। लेकिन ताजा तरीन क्या ऐसे कुछ घटनाक्रम की आप जानकारी दें जिससे ये लग रहा है कि ये चीजें शांत नहीं पड़ी हैं बल्कि लगातार ये इनमें उबाल आता ही दिखाई पड़ रहा है। बिहार में मीडिया के सामने भले ही कुछ भी बयान दिए जा रहे हैं कि भाई हम कहीं नहीं जा रहे हैं, या तेजस्वी यादव क्राइम का पूरा रिपोर्ट कार्ड ले आते हैं कि भाई इस हफ्ते क्या हुआ है बिहार में, तो वो चीज़ यदि आप अलग रखें और आप ये देखिए कि जो वहाँ चल रहा है ज़मीन पर, जो नेताओं के जो कहा जा रहा है कि इशारों में बात हो रही है, तो आप ये देख के चलिएगा कि बीजेपी की बैठक से इस समय हम देख रहे हैं कि जेडीयू के लोग दूर हटते दिख रहे हैं, और जब जेडीयू का कोई नेता बैठक लेता है तो वहाँ पर बीजेपी के लोग कम दिखाई देते हैं। इवन जब से जो सीएम नीतीश कुमार इस समय प्रगति यात्रा निकाल रहे हैं, अभी उनकी यात्रा हाजीपुर पहुंची थी, तो जहां पर भी उनकी यात्रा होती है तो प्रेस से तो वो बात करते ही करते हैं, एक दिन में एक बार सुबह और शाम भी बात करते हैं, दो बार भी बात हो जाती है। और प्रेस वाले हर बार उनसे एक सवाल जरूर पूछ लेते हैं कि खबर चल रही है कि आप पाला बदल रहे हैं, तो इसको लेकर उन्हें हर बार जवाब बयान देना पड़ रहा है कि हम कहीं नहीं जा रहे हैं। दो बार गलती हो गई और जिन लोगों ने गलती की उनको हमने हटा दिया है, लेकिन किन लोगों को हटाया है ये वो बताते नहीं है, क्योंकि जिन दो लोगों को उन्होंने हटाया है वो दोनों ही बीजेपी के करीबी लोग हैं। तो भाई आपसे गलती कौन सी हुई है, आपने किन दो लोगों को हटाया है ये भी खुलकर बता दीजिएगा। तो यदि आपने बीजेपी के करीबी लोगों को अपने से हटाया है तो इसका मतलब ये है कि गलती आपसे हो चुकी है, अब आपको उसको दुरुस्त करना है। तो हाँ, तो दुरुस्त करना है तो वो दुरुस्त 14 तारीख 18 तारीख जब भी आप करेंगे, ये कहा तो यही जा रहा है कि वो गलती जो दुरुस्त होनी है तो वो जनवरी महीने में ही होनी है। दूसरी बात ये है कि हाजीपुर में जब इनकी यात्रा पहुंचती है तो वहाँ ये जो आर्थिक जो विकास की जो योजना है उनका उद्घाटन करते हैं, शिलान्यास करते हैं और मीटिंग लेते हैं, वहाँ के जनप्रतिनिधियों को भी बुलाते हैं। तो हाजीपुर जब ये पहुँचे तो वहाँ जो उस एरिया में 3 जिले के जो 3 लोकसभा सीट पड़ती हैं वहाँ के तीनों सांसदों को बुलाया गया था। 2 सीटें वहाँ एलजेपी के पास में हैं और एक बीजेपी के पास में, यानी तीनों वहाँ के जो सांसद हैं वो एनडीए के सांसद हैं। लेकिन सीएम की बैठक में तीनों के तीनों ही नहीं आते हैं, उसमें से 2 मंत्री भी हैं, एक तो केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय हैं। हाँ, अब नित्यानंद राय के बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है कि भाई बीजेपी का बहुत बड़ा चेहरा है, गृह राज्य मंत्रालय है, उसके जो उनके बॉस हैं वो अमित शाह हैं, और अमित शाह ने ही उनको अपने मंत्रालय में रखा हुआ है, नहीं तो मोदी जी के कहा जा रहा था उनका मंत्रालय बदलना चाह रहे थे। करीबी माने जाते हैं अमित शाह। हाँ, अमित शाह के काफी करीबी माने जाते हैं, और हर चुनाव में अमित शाह नित्यानंद राय के लिए वोट मांगने के लिए जरूर जाते हैं बिहार में। तो इस बार भी जब वो गए थे तब भी उन्होंने पब्लिक से कहा था कि आप तो इनको जिताकर भेज दीजिए, दिल्ली में बड़ा आदमी इनको हम बनाएंगे। कह के आए थे कि भाई इसको आप चुनाव जिताइए, हम इसको मंत्री बनाएंगे। मतलब मंत्री बनाने का जो अधिकार है वो होता तो पीएम के पास में, लेकिन नित्यानंद राय के लिए तो अमित शाह ने बोल दिया था कि इनको तो मंत्री बनाएंगे ही बनाएंगे, और उसके बाद उनको गृह मंत्रालय गृह राज्य मंत्री उनको बनाया गया है। तो नित्यानंद राय भी उस बैठक में नहीं पहुंचते हैं। तो नित्यानंद राय क्यों नहीं पहुंचे, सबसे बड़ा सवाल तो ये उठ रहा है, क्योंकि आज ये कहा जा रहा था कि यदि नित्यानंद राय बैठक में पहुंचते हैं तो अमित शाह का जो 5 और 6 तारीख का दौरा था उस पर भी चर्चा हो सकती थी कि भाई अमित शाह का दौरा अचानक रद्द क्यों हो गया। और दूसरी बात यह थी कि जो उन्होंने बयान दिया है, अभी तक अमित शाह की तरफ से जो 16 तारीख को नीतीश कुमार को सीएम पद को लेकर जो बयान दिया गया है उस पर कोई भी सफाई नहीं आई है, कोई खंडन नहीं आया है। मतलब एक तरीके से उन्होंने जो बोला है वो ये मान के चला जा रहा है कि वही बीजेपी की पूरी रणनीति है, उसी पर ही उसको चुनाव लड़ना है, और उसी को लेकर लगातार जेडीयू की तरफ से ये डिमांड की जा रही है कि भाई पहले हाईकमान से कोई सफाई आ जाए, उसके बाद ही नीतीश कुमार उनसे बात कर पाए। भाई आप ये देखिए 16 तारीख के बाद से नीतीश कुमार के बिहार के लोकल नेताओं से तो मुलाकात हो रही है, लेकिन जेपी नड्डा हो या अमित शाह हो या पीएम नरेंद्र मोदी हो, इनसे उनकी ना तो कोई बात हो रही है ना मुलाकात हो रही है। नित्यानंद राय के जरिए नीतीश कुमार कोई संदेश भेजना चाहते थे, इस तरह की खबर है, तो लेकिन नित्यानंद राय पहुंचे ही नहीं है वहाँ। तो ये उनको नित्यानंद राय को रोका गया है, और यदि रोका गया है तो किसके इशारे पर रोका गया है? जाहिर सी बात है संदेशा तो दिल्ली से ही आया होगा। और अगर ये चीज़ें चल रही हैं तो आप मान के चलिएगा, जो हम शुरुआत से बोल रहे हैं कि 14 तारीख से 18 तारीख के बीच में बिहार में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, और उसके लगातार जमीन पर जो संकेत मिल रहे हैं, जिस तरीके से बीजेपी के जो सांसद हैं, बीजेपी के विधायक हैं, जो दूरी लगातार बना रहे हैं, उनके जो बयान भी आ रहे हैं, अब उन बयान में वो तीखापन नहीं। बात ये बताएं अविनाश की, जो एलजेपी के सांसदों ने भी दूरी बनाई हुई है, तो क्या माना जाए कि एलजेपी अब बीजेपी के करीब है? चूंकि एनडीए से उसकी भी, भारतीय जनता पार्टी से उसकी भी दूरी काफी बन चुकी है, और जिस तरह से चिराग पासवान के करीबी के यहाँ छापा
छापेमारी हुई है तो ये साफ लग गया। और चिराग पासवान लगातार बीजेपी की तमाम योजनाओं को विरोध करते रहे हैं साफ तौर पर मुखरता के साथ। लेकिन इस बैठक में न पहुंचने का क्या मतलब निकाला जाए, क्योंकि नीतीश कुमार की नजदीकी इधर भी चिराग पासवान से काफी बड़ी हुई दिखाई पड़ रही है। हाँ, हाजीपुर के तो सांसद ही चिराग पासवान है, उनको भी बैठक में बुलाया गया था और वो भी नहीं पहुंचे हैं। अभी कुछ दिनों पहले तक तो ये लग रहा था कि चिराग और नीतीश बिल्कुल करीब हैं, और ये भी खबर आई थी कि दोनों ही पाला बदलेंगे एक साथ में। हाँ, और चिराग पासवान को लेकर तो ये भी खबर आई थी कि उनकी बैठकें भी हो रही हैं लगातार कंटिन्यू तेजस्वी यादव के साथ में। लेकिन उसके बाद अचानक ही एलजेपी विधानमंडल दल के जो अध्यक्ष हैं हुलास पांडे, उनके ठिकानों पर छापा पड़ता है। हुलास पांडे के लिए कहा जाता है कि वो इनके फाइनेंसर भी हैं एलजेपीआर के। तो जाहिर सी बात है, सबसे पहले बीजेपी का काम यही होता है कि किसी राजनीतिक दल को कमजोर करना है तो उसके सबसे पहले वो आर्थिक सोर्स बंद करती है। और जब हुलास पांडे पर छापा पड़ता है उसके बाद अचानक ही चिराग पासवान जो है एक्टिव हो जाते हैं, हाईकमान तक अपनी बात पहुंचाते हैं कि भाई हम कहीं नहीं जा रहे हैं। अब उसके बाद देखिएगा, एक छापा पड़ने के बाद अब क्या बरामद हुआ, तब तो ये कहा जा रहा था कि हुलास पांडे की जल्दी गिरफ्तारी होने वाली है। उसके बाद से अभी तक उस छापे के ऊपर जो ईडी है एक कदम भी आगे नहीं बढ़ी है। मतलब एक तरीके से चिराग पासवान को यह बताया गया कि भाई आप यदि दाएं बाएं करेंगे तो हुलास तो गिरफ्तार होंगे ही होंगे। तब आगे का यही रास्ता है। हुलास पांडे तो गिरफ्तार होंगे ही होंगे, उसके बाद और कौन गिरफ्तार होगा ये आप भी सोच लीजिएगा। जाहिर सी बात है, गिरेबान तो उन्होंने ये संकेत दे दिया गया कि कुंडली सबकी तैयार है, अभी शुरुआत यहां से हो रही है, आगे आप जैसे जैसे कदम बढ़ाएंगे वैसे वैसे ईडी आपके पीछे पीछे चलेगी। हाँ बिल्कुल, यही एक जो मैसेज बीजेपी को देना था वो मैसेज चिराग पासवान तक पहुंच गया है। और इसीलिए चिराग पासवान भी, क्योंकि नित्यानंद राय नहीं पहुंचे हैं, तो जाहिर सी बात है यदि बीजेपी के नेता दूर जा रहे हैं तो चिराग पासवान ने भी दूरी बना ली। और वो भी ना तो वो गए और ना बीणा देवी वहां पहुंची हैं। एलजेपीआर का भी एक भी सांसद नहीं गया है। यानी एक तरीके से एनडीए के अंदर नीतीश कुमार को बीजेपी हाईकमान के सहारे पर अलग थलग करने की कोशिश शुरू हो गई है। तो यदि ये चीज चल रही है बिहार के अंदर, तो फिर नीतीश कुमार भले ही कह रहे हैं कि 2 बार गलती हो गई है, या बीजेपी के नेता बोल रहे हैं कि भाई चुनाव तक तो यही नहीं कि नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन आज तक बीजेपी के किसी भी नेता ने यह नहीं कहा है कि नीतीश कुमार सीएम उम्मीदवार एनडीए की तरफ से होंगे। इसीलिए तो नीतीश कुमार को खतरा है, चूंकि वो सारी पूरी जो प्रक्रिया है वो देख रहे हैं, पूरा सीक्वेंस वो मिलाकर चल रहे हैं कि महाराष्ट्र में क्या हुआ है, एकनाथ शिंदे के साथ क्या हुआ है। और एकनाथ शिंदे के साथ भी ऐसे ही हुआ, यही सर्कमस्टेंसेस तब भी थे। उनको कहा जा रहा था कि यही मुख्यमंत्री है, चेहरा है, लेकिन घोषित तौर पर उनको चेहरा नहीं बनाया गया, और नहीं ना तो ये साफ तौर पर कहा गया कि यही हमारे अगले मुख्यमंत्री होंगे। और उसके बाद उनको किस तरह से हटाया गया। नहीं, आपको हम बताएं, जब शिंदे के साथ में उन्होंने सरकार बनाई तो 1 साल तक लगातार बीजेपी की तरफ से यही मैसेज दिया जाता रहा कि भाई जब महाराष्ट्र में 2024 में चुनाव होंगे लास्ट में, तो एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे और हम इन्हीं के नेतृत्व में सरकार भी बनाएंगे। लेकिन ये सब चीजें 1 साल तक चलती रहीं। 1 साल के बाद अचानक इस तरीके के बयान आना बंद हो गए। उससे पहले तो देवेंद्र फडणवीस भी चिल्ला रहे थे कि भाई ये जीतेंगे और सरकार भी बनाएंगे, और हमारे जो सीएम है एकनाथ शिंदे वही सीएम भी रहेंगे। लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता गया, वैसे वैसे बीजेपी की तरफ से उस तरीके की बयानबाजी पूरी तरीके से बंद हो गई। और लोकसभा चुनाव के बाद से तो हम देखते हैं एकदम गायब ही हो गए। फिर तो ये कहा जाने लगा कि भाई चुनाव तो हम शिंदे के नेतृत्व में ही लड़ेंगे, लेकिन सीएम पद का जो फैसला होगा हम बाद में करेंगे। और बाद में जब आते आते वोटिंग हो गई तो उसके बाद खबर आती है कि जिसके पास ज्यादा विधायक जीत कर आएंगे वो अपना सीएम चुनेगा। अब जब इसी को लेकर जब अमित शाह से सवाल पूछा गया था कि भाई जो आपने महाराष्ट्र में किया है कि क्या उसका जो संदेश आपने बिहार को भी दे दिया है, तो उनका कहना था कि भाई महाराष्ट्र में तो हमारे पास सबसे ज्यादा विधायक थे, हमारे जो सहयोगी थे उनके पास कम से कम विधायक थे। तो इसीलिए जब ये कहा गया कि जिसकी पार्टी के पास ज्यादा विधायक है उसका सीएम बनना चाहिए, तो सहयोगियों ने इसको मान लिया। तो भाई आज की तारीख में देखा जाए तो बिहार में भी वही पोजीशन है। नीतीश कुमार के पास ज्यादा विधायक नहीं है, विधायक बीजेपी के पास में है। तो ये एक तरीके से आपने बता दिया कि अब अगले चुनाव में यही स्थिति बनती है तो नीतीश कुमार को हम सीएम पद नहीं देंगे। और दूसरा, नीतीश कुमार का कहना यह है कि यदि आप हमारे चेहरे पर चुनाव लड़ रहे हैं और बहुमत आ रहा है तो फिर भाई चुनाव बहुमत हमारे चेहरे पर मिला है तो सीएम भी हमको ही बनना चाहिए।